वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी द सेल्फिश जायंट की ब्रीफ समरी और एक्सप्लेनेशन प्लस जो भी उस कहानी के मेन थीम्स हैं उस चीज़ को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे आज इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक स्टोरी द सेल्फिश जायंट की तरफ बढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा ऑस्कर वाइल्ड के बारे में जान लें कि ऑस्कर वाइल्ड कहाँ से है, कैसे राइटर है। ऑस्कर फिंगल ओ फ्लैरेटे विल्स वाइल्ड, born on 16th October 1854, died on 30th November 1900। तो ये उनका लाइफ स्पैन है 1854 से लेकर 1900 तक। was an Irish poet and a playwright। वो एक आयरिश पोइट और प्ले राइट है। आफ्टर राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट द 80s, द अर्ली 1890s saw him become one of the most popular playwrights in London। 1880 से 90s का जो समय था उनके एज अ प्ले राइटर का पीक पॉइंट थी उनके करियर की। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज एपिग्राम्स एंड प्लेज, हिज नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। उनको ज़्यादातर उनके प्ले द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के लिए भी जाना जाता है और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हैं, जैसे हैप्पी प्रिंस पढ़ी है, द सेल्फिश जायंट जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ऐसी खूबसूरत कहानियों के लिए उनको जाना जाता है। और एज अ प्ले राइट भी उन्होंने अपने टैलेंट का जो लोहा है वो मनवाया है हम सबसे। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑस्कर वाइल्ड के बारे में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज ऑस्कर वाइल्ड्स द सेल्फिश जायंट। इससे पहले कि हम लोग कहानी में आगे बढ़े वीडियो में, हम लोग जान ले कि टाइटल क्या डिपिक्ट कर रहा है। द सेल्फिश जायंट, सेल्फिश का मतलब ही, जायंट का मतलब विशालकाय राक्षस। तो ये कहानी एक ऐसे राक्षस के बारे में, एक ऐसे दानव के बारे में है, दैत्य के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा मतलबी था, स्वार्थी था, केवल अपने बारे में सोचने वाला शख्स था। द स्टोरी द सेल्फिश जायंट has been written by Oscar Wilde, one of the greatest short story writer in English। His important books include The Importance of Being Earnest। उनकी कुछ important जो creations हैं उनमें मेन है आ जाती है The Importance of Being Earnest, The House of Pomegranates, Happy Prince and Other Stories। तो बहुत ही फेमस प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये। कुछ उनकी इम्पोर्टेंट क्रिएशंस है जिनके कारण वो फेमस हैं, ठीक है। और स्टोरी के नाम से क्लियर हो गया कि द सेल्फिश जायंट का मतलब है एक मतलबी दैत्य की कहानी। अब कैसा दैत्य था, क्यों मतलबी था, वो हम लोग आगे जाके जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, कहानी को आगे डिस्कस करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता चला जाएगा। द सेल्फिश जायंट इज़ एन एलिगरी। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, एलिगरी। एलिगरी हम लोग उस फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस को बोल देते हैं जब हम लोग किसी फीलिंग को, किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन फॉर्म देते। जैसे सेल्फिशनेस एक भाव है, ठीक है, और उस भाव को यहाँ पे हम लोगों ने दैत्य का एक रूप दे दिया है, इसीलिए इसे एलिगरी माना जा सकता है। तो सेल्फिश जायंट इज़ एन एलिगरी जब हम लोग किसी भाव को, किसी इमोशन को, किसी विचार को इंसानी रूप दे देते हैं, तब हम लोग उस लिटरेरी डिवाइस को एलिगरी का नाम देते हैं। द सेल्फिश जायंट इज एन एलिगरी। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज ट्राइड टू प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ सेल्फिश जायंट हु डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन। अब कहानी एक ऐसे मतलबी दैत्य के बारे में है
जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है जहाँ पे बच्चे अक्सर खेलने आते हैं स्कूल टाइम के बाद। बट इसे ऐसा लगता है कि ये जो गार्डन है, ये जो बगीचा है, केवल उसी की प्रॉपर्टी है और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करने का, यहाँ पे खेलने का किसी को भी हक नहीं है। यहाँ की छोटे छोटे बच्चे, जो कि हम लोग कह देते हैं भगवान का रूप है, उनको भी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली खेलने का हक नहीं है। इसीलिए अब हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया कि वो सेल्फिश क्यों है। क्योंकि उसके पास जो बगीचा है उसे लगता है वो केवल उसी की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आने जाने का, खेलने का हक किसी को भी नहीं है। तो कहानी मुख्य तौर पे एक ऐसे मतलबी दैत्य की कहानी है जो अपने बगीचे में बच्चों को खेलने की अनुमति नहीं देता। ही थिंक्स दैट गार्डन इज हिज प्रॉपर्टी एंड द चिल्ड्रन हैव नो राइट टू प्ले देयर। उसकी ये सोच है कि वो गार्डन उसकी प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी उसकी है तो फिर बच्चों का उसके ऊपर आके खेलना कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, वो डिसाइड करेगा कौन वहाँ पे आएगा कौन वहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए वो बच्चों को वहाँ पर खेलने से रोकता है या उनको परमिशन नहीं देता। द स्टोरी इज अबाउट हाउ गॉड। तो एक थीम हो गया कि वो सेल्फिश क्यों था। अब दूसरा थीम, द स्टोरी इज अबाउट हाउ गॉड कम्स टू रेस्क्यू हिज फॉलोअर्स। कि दूसरा थीम ये है कि भगवान किस प्रकार से अपने अनुयायियों की मदद करने, अपने अनुयायियों को बचाने, या फिर ये कह लीजिए कि किस प्रकार से भगवान ज़रूरत के टाइम पे, जब ज़रूरत होती है, किस प्रकार भगवान अपने फॉलोअर्स की मदद करने किसी भी रूप में आ सकता है। द स्टोरी इज अबाउट अ सेल्फिश एंड हू बिकम्स सेल्फलेस इन द एंड। ये एक ऐसे स्वार्थी दैत्य की कहानी है जो अंत में जाके निस्वार्थ भी हो जाता है। यानी कि जो स्टार्टिंग में स्वार्थी दैत्य था, अंत तक आते आते निस्वार्थी दैत्य बन जाता है। अब निस्वार्थ कैसे होता है, कैसे वो उसके अंदर इतना बड़ा चेंज आता है, यही इस कहानी का मुख्य विषय है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फिश जायंट बिकमिंग सेल्फलेस बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। और पूरी कहानी इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि किस प्रकार से स्वार्थी दैत्य, कहानी की शुरुआत में जिस दैत्य को स्वार्थी बना के राइटर ने हमारे सामने पेश किया, किस प्रकार से अंत तक जाते जाते वो एक निस्वार्थ, एक प्योर, एक पायस, एक पवित्र आत्मा या एक पवित्र दैत्य बन जाता है। यही इस कहानी कि मेन, हम लोग कह सकते हैं कि मेन सेंट्रल पॉइंट है या मेन पॉइंट है। द सेल्फिश जायंट owns a garden but for 7 long years he has been off to his friend's place। तो सेल्फिश जायंट, अब कहानी शुरू हो रही है। ये हम लोगों ने थोड़ी सी पहले कहानी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी, तो अब कहानी शुरू हो रही है। कहानी क्या है कि जो मतलबी या स्वार्थी दैत्य है उसके पास एक बगीचा था, बट फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स ही हैज़ बीन ऑफ टू हिज फ्रेंड्स प्लेस। बट 7 लंबे सालों तक वो अपने इस किले को, महल को छोड़ के अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था, और इसीलिए इसके बगीचे में भी बच्चे आराम से खेल पा रहे थे इन 7 सालों तक। इन हिज एब्सेंस एवरी आफ्टरनून आफ्टर स्कूल लिटिल चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन द गार्डन ऑफ द जायंट। और उसकी गैर मौजूदगी में हर दोपहर स्कूल से आते वक्त छोटे छोटे जो बच्चे थे उसके बगीचे में खेलते थे, कुदरत की खूबसूरती का आनंद उठाते थे, फूलों की खूबसूरती को देखते थे, पक्षियों के मीठे संगीत को सुनते थे, और इस प्रकार से वो उस कुदरत की खूबसूरत क्रिएशन को दिल से आनंद उठाते थे या दिल से उसे महसूस करते थे, एंजॉय करते थे। इवन नेचर सीम्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन। कभी कभी तो ऐसा भी आभास होता था कि कुदरत को, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुदरती खूबसूरती थी, ऐसा लगता था कि कुदरत को भी बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। और जब बच्चे उस बगीचे में आते थे तो ऐसा लगता था कि कुदरत भी
ऐसा लगता था पेड़ अपनी शाखाएं नीचे कर रहे हैं ताकि बच्चे उसके ऊपर क्लाइम कर जाए। ऐसा लग रहा था कि कुदरत भी उन बच्चों के साथ को एंजॉय कर रही थी, यानी कि कुदरत और बच्चे एक दूसरे के साथ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। It appears as if paradise has itself came down on the earth for the sake of those little children. ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग इन छोटे छोटे बच्चों के लिए इस बगीचे के रूप में पृथ्वी पे उतर आया है। यानी कि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी खूबसूरती को यहाँ पे राइटर ने स्वर्ग की खूबसूरती के साथ कंपेयर कर दिया है। और ये भी दिखाता है कि बच्चों का जो सोल है, बच्चों की जो आत्मा कितनी पवित्र है कि उनके लिए स्वर्ग भी नीचे उतर आता है। द चिल्ड्रन फेल्ट एज इफ देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटीफुल कंपेयर टू द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। बच्चों को ऐसा लगता था कि इस गार्डन की खूबसूरती की तुलना में कुदरत की या नेचर की और कोई भी चीज़ खूबसूरत नहीं है। But suddenly one day the giant arrived back to his palace and garden after a period of 7 long years. But अचानक 7 लंबे सालों के अंतराल के बाद वो दैत्य वापस अपने महल, अपने बगीचे में आ जाता है अपने दोस्त के घर से। As soon as he saw the children playing in his garden, he got very much angry and made the children run away from there and put a wall around the garden and put a notice saying trespassers will be prosecuted. और जैसे ही उसने बच्चों को अपने बगीचे में खेलते हुए देखा, क्योंकि ये मतलब ही था दैत्य, तो वो गुस्से से भर जाता है, डराता है बच्चों को, वहाँ से वो डांट के दबका के अपने बगीचे से बाहर भगा देता है और एक बड़ी सी दीवार उस बगीचे के इर्द गिर्द लगा देता है और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है जिसके ऊपर लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, उल्लंघना करने वालों को सज़ा दी जाएगी। और इस प्रकार से ये अपने स्वार्थ के कारण बच्चों से उस बगीचे की खूबसूरती को, उस बगीचे में वो जो कुदरत को एंजॉय करते हो, वो बच्चों से वो अपने स्वार्थ के कारण उस चीज़ को छीन लेता है। द रिजल्ट इज़ दैट नेचर गेट्स एंग्री विद द जायंट एंड द स्प्रिंग सीजन स्टॉप्स कमिंग इनटू हिज गार्डन। तो ये तो हम सब लोगों को पता है कि बच्चों जैसी पवित्र चीज़, बच्चों की सोल के जैसे, बच्चों के दिल के जैसे पवित्र चीज़ कोई भी नहीं है। इसीलिए जब कुदरत देखती है कि उसने तो ये सारी चीज़ें केवल जायंट के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बनाई थी, बट जायंट ने अपने स्वार्थ के कारण बच्चों तक को वहाँ पर आने से बंद कर दिया है, तो कुदरत भी जायंट से रूठ जाती है और बाहर का मौसम जो है वो जायंट के बगीचे में आना बंद कर देता है। यानी कि उसके गार्डन में अब फूल, कलियां, पेड़ों पर पत्तियां, नई कोपलियां खिलना बिल्कुल बंद कर देती हैं। वहाँ पे पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, पक्षियों का आना जाना भी बंद हो जाता है। सो वी सी दैट in the first part of the story the giant is presented as a very selfish giant who does not like playing of children in his garden and that is why he drove them out of his garden। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि कहानी के पहले भाग्य में उस दैत्य को बहुत ही स्वार्थी दैत्य के रूप में कहानीकार ने प्रेजेंट किया है, जो कि इतना स्वार्थी है कि वो बच्चों तक का अपने बगीचे में आके खेलना जो है वो भी टॉलरेट नहीं करता और वो उन सभी बच्चों को अपने बगीचे से बाहर निकाल देता है और उसके इर्द गिर्द एक बड़ी चारदीवारी लगा देता है कि बच्चे दोबारा से उसके बगीचे में एंटर ना कर सके। ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन फेल्ट वेरी सैड ओवर दिस बिकॉज दैट गार्डन इज द ओनली प्लेस वेयर दे यूज्ड टू प्ले। अब दूसरी साइड पे उसने तो अपना स्वार्थीपन दिखा दिया, बट बच्चों से जब उनकी जगह छीन ली गई, बच्चों से जब उनकी एक लौती खेलने की जगह छीन ली गई तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, सड़क पर खेलते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। दे फील एज इफ समथिंग इज़ टेकन अवे फ्रॉम देम। उनको ऐसा लग रहा है उनके अंदर से किसी चीज़ को
खींच लिया गया है, अलग कर दिया गया. नाउ दे हैव नो प्लेस टू प्ले इन. दे ऑलवेज केप्ट रोमिंग अराउंड द गार्डन थिंकिंग ऑफ देयर ओल्ड हैप्पी डेज इन द गार्डन. वो अक्सर उस बगीचे के चार दीवारी के इर्द गिर्द घूमते रहते और सोचते कि वो कितने खुशनुमा दिन थे जब वो उस बगीचे के अंदर खेला करते थे. सो वी सी दैट द सेल्फिशनेस ऑफ द जायंट हैज़ लेड टू द सैडनेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. तो हम लोग देख सकते हैं कि उस दैत्य के स्वार्थीपन होने के कारण बच्चों उस दैत्य का स्वार्थीपन जो है बच्चों की उदासी का, बच्चों के अकेलेपन का एक बड़ा कारण बन जाता है. और इसीलिए उससे कुदरत भी रुष्ट हो जाती है. और उसके बगीचे में जो स्प्रिंग सीज़न है, बाहर का सीज़न है, क्योंकि इसी सीज़न को हम लोग सबसे अच्छा मानते हैं कि क्योंकि इसी सीज़न में फूल, कलियां वगैरह या पेड़ पौधे जो हैं वो पत्तों से भर जाते हैं. तो वो सीज़न जो है वो इसके बगीचे में आना बंद कर देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान और कुदरत भी इस एक्शन से, जायंट के इस एक्शन से खुश नहीं है. On the other hand, nature too gets angry with the giant and springs and start coming in the garden of the giant. Now only अब उसके बगीचे में कौन कौन आता है? स्नो, बर्फ, फ्रॉस्ट, ओले, हेल, ठंडी हवाएं, हेल भी बर्फ को ही कह देते हैं. एंड नॉर्थ विंड बिकम द ओनली मेंबर ऑफ हिज गार्डन. यानी कि अब उसके बगीचे में केवल सर्दियों का मौसम ही आता है. और बाहर सर्दियों का मौसम हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है. और उस मौसम में पेड़ पौधे जो हैं उनके ऊपर भी बर्फ़ जम जाती है. चारों तरफ बर्फ़ की चादर ही चादर होती है. उसके अलावा और कुदरती खूबसूरती हमें कोई भी देखने को नहीं मिलती. द जायंट वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट. जायंट इस चीज़ का कारण नहीं समझ पा रहा था कि पूरे शहर में, बाकी सारे शहर में तो हर मौसम आता है, हर मौसम चला जाता है, बट उसके बगीचे में हमेशा विंटर का मौसम ही क्यों रहता है. He too felt sad and thought that now only winter season will remain in his garden and spring has forgotten to come to his garden. इस चीज़ को देखने के बाद वो उदास हो जाता है. उसे लगता है कि अब उसके गार्डन में शायद हमेशा विंटर सीज़न ही आएगा और बाहर का मौसम जो है शायद उसके बगीचे में आना भूल चुका है. दिस थिंग मेड हिम वेरी सैड. और इसीलिए वो भी बहुत उदास हो जाता है. यानी कि अब उसके खुद का स्वार्थीपन ना केवल बच्चों की उदासी का कारण था, बल्कि कुदरत का उससे रूठ जाने का, नेचर का उससे रूठ जाने का भी कारण था. और पोइट की उदासी का कारण भी वो बन चुका था. बट वन डे when he suddenly woke up, he heard the music of the birds in his garden. But one day when he suddenly woke up, he heard the music of the birds in his garden. But एक सुबह, विंटर की सुबह, जब वो अपने बिस्तर से सो के उठा तो वो हैरान हो गया कि उसके कानों में, उसके बगीचे से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ थी. एक अरसा हो चुका था कि कभी उसके गार्डन में, बगीचे में कभी पक्षी आए नहीं. अब वो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बगीचे से पक्षियों के आने की आवाज़ आ रही है. तो वो हैरान हो गया एकदम से. ही एट वंस गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. एकदम से वो उठा और फटाफट खिड़की से बाहर झांकने गया. ही वॉज अनेबल टू बिलीव दैट चिल्ड्रन हैव crept inside the garden from a so small hole of the wall, and wherever the children were sitting, their spring season हैज़ अराइव्ड. वो हैरान था कि दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था और उस छेद के ज़रिए बच्चे इस बगीचे के अंदर आ चुके थे. और जहाँ जहाँ भी बच्चे खड़े थे, जहाँ जहाँ पे भी बच्चे बैठे थे, जहाँ जहाँ पे भी बच्चे मौजूद थे, उस जगह पर जो बाहर का मौसम आ चुका था. But in the farthest corner of the garden, it is still winter because the child standing there is not able to climb up the tree. बट दूर एक कोने में, बगीचे के दूर एक कोने में अभी भी विंटर का सीजन था. क्यों विंटर का सीजन था? क्योंकि उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि वो बच्चा
पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए बहुत छोटा था। द जायंट रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही एट वंस केम डाउन फ्रॉम द स्टेयर। उस जायंट ने अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जो बच्चों को अपने बगीचे में खेलने से रोका था, बच्चों का आना बंद किया था, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए कुदरत उससे रूठ गई थी और इसी कारण जो उसके बगीचे में बाहर का मौसम जो है वो आना बंद कर देता है। अब उससे अपनी उस गलती का एहसास हो जाता है। एकदम से वो तेज़ी से सीढ़ियों से उतरता हुआ आता है। सीइंग हिम ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द गार्डन एंड वंस अगेन देयर वाज विंटर सीजन इन द गार्डन। उसे नीचे आता देख सब बच्चे फिर से डर जाते हैं और और वो उसे देख के डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। द जायंट went towards a little child who was crying and was unable to climb up the trees। तो उसका नतीजा ये होता है कि जहाँ पे एक बार बाहर का मौसम आया था, बच्चों के जाने से फिर से वहाँ पे सर्दियों का मौसम आया था, फिर से पेड़ पौधे जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। जो जायंट है वो एकदम से उस छोटे से बच्चे की तरफ भागता है जो बच्चा रो रहा है पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। द जायंट पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री एंड एट वंस द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स। और जायंट उस बच्चे को अपने हाथों में उठाता है और उस पेड़ की टहनी के ऊपर उठा देता है और जैसे ही उस पेड़ के ऊपर बिठाता है एकदम से वो पेड़ जो है वो कोपलियों से, नए नए ब्लॉसम से और पक्षियों से भर जाता है। द चाइल्ड जेंटली किस्ड हिम। और चाइल्ड उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्यार से उसके माथे के ऊपर एक किस भी करता है। एट वंस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड एट वंस ब्रोक द वॉल। जायंट को एकदम से अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस चार दीवारी को तोड़ देता है। ही अंडरस्टूड इट वॉज हिज बिग मिस्टेक टू स्टॉप द चिल्ड्रन फ्रॉम कमिंग इनटू हिज गार्डन। उसे एहसास हो जाता है कि बच्चों को अपने बगीचे में आने से रोकना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और इस प्रकार जो वो सेल्फिश जायंट था अब वो सेल्फलेस जायंट बन रहा है। ये उसकी सेल्फलेसनेस है जब वो दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। अंडरस्टूड द रीज़न he understood it was his big mistake to stop the children from coming into his garden. That is the reason why the spring season stopped coming into his garden. Now the selfish giant has transformed into the selfless giant, and after this incident that garden become the garden of the children। और इस प्रकार से उस छोटे से बच्चे की प्यार के कारण वो स्वार्थी दैत्य अब निस्वार्थ दैत्य बन चुका है। और उस दिन के बाद वो बगीचा जायंट के बगीचे के नाम से नहीं बल्कि वो बच्चों के बगीचे के नाम से जाना गया। रोज़ शाम बच्चे वहाँ पे आते खेलते। स्कूल के बाद जायंट जो है अपने चेयर पे बैठ के बच्चों को खेलता देखता, कुदरत की खूबसूरती को देखता और वो खुद भी खुश हो जाता। Years passed by, the giant grew old and weak but was unable to meet that little child again who has transformed into a selfless giant। कई साल गुजर गए, अब वो बूढ़ा हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, बट वो जायंट दोबारा से उस बच्चे को दोबारा नहीं मिल पाया जिस बच्चे ने इसको निस्वार्थता का लेसन सिखाया था, जिस बच्चे ने इसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लाई थी। The children, however, every day used to play in his garden after school, but he has a long desire to meet that child once again। बच्चे रोज़ उसके गार्डन में स्कूल टाइम के बाद खेलने आते, बट उसके अंदर एक बड़ी लंबे समय से तीव्र इच्छा थी कि वो उस बच्चे को दोबारा मिले। वो अक्सर उसके बारे में बच्चों से पूछता रहता था, बट बच्चे भी यही कहते कि वो उन लोगों ने उस बच्चे को ना उस दिन से पहले कभी देखा था, ना उस दिन के बाद कभी उन बच्चों ने उस बच्चे को
देखा, he always used to ask from other children about him, but the children always used to tell him that they never knew that who that child was, and they too never saw him again after the child that incident. तो वो अक्सर उसे यही कहते, ना तो वो जानते वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ पे चला गया, और ना ही उस दिन के बाद उन लोगों ने उस बच्चे को देखा. Suddenly one winter morning he saw that in the farthest corner of the garden it is the spring season. फिर एक विंटर की सुबह एक अलौकिक दृश्य उसे देखने को मिलता है. वो देखता है कि गार्डन के एक सबसे दूर वाले कॉर्नर में विंटर का मौसम होते हुए भी बाहर का मौसम जो है उस हिस्से में आ चुका था. द ट्रीज आर कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम. वाइट कलर के पत्तियां निकल आई हैं पेड़ की. गोल्डन ब्रांचेस, सुनहरे रंग के पत्ते लग चुके हैं, और सिल्वर फ्रूट. एंड बिलो इट सेम चाइल्ड इज स्टैंडिंग फॉर whom he was waiting for so many years. और उस पेड़ के नीचे वही बच्चा खड़ा है जिसके लिए वो इतने सालों से वेट कर रहा था, जिसको मिलने की इच्छा उसके अंदर इतने सालों से थी. He at once came down running toward the child. He becomes angry with him and said, वो एकदम से उस बच्चे को मिलने के लिए नीचे आता है, गुस्से से उसे पूछता है कि वो इतने सालों तक कहाँ था. तभी उसकी नज़र जो है जायंट के हाथों और पैरों के ऊपर जो जख्म थे उसके ऊपर चली जाती है, और वो गुस्से से उससे पूछता है, वो डेयर टू वाउंड थी, कि किसने हिम्मत की तुम्हें जख्म देने की. द जायंट सेड सो बिकॉज देयर वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स ऑन द लिटिल हैंड्स एंड 2 ऑन द फीट ऑफ द चाइल्ड. जायंट ने ये इसलिए कहा था क्योंकि उस बच्चे के हाथों में, दोनों हाथों में कील के गोदने के निशान थे, और पैरों में भी उसके कील के गोदने के निशान थे. यानी कि वो बच्चा जो था वो जीसस क्राइस्ट था, जो कि एक बच्चे के रूप में इस जायंट को पहले निस्वार्थ बनाने आया था, और अब किस लिए आया था वो अब हम लोग आगे जाके जानेंगे. बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव. बट बच्चा आगे से रिप्लाई करता है कि ये जख्म किसी जो मेरे हाथों और पैरों पे हैं ये दुख वाले नहीं है, ये तो लोगों के प्यार के जख्म हैं, जो लोगों के प्यार के कारण मैंने अपने शरीर के ऊपर सहे हैं. सो वी सी that little child is Jesus Christ himself, who has earlier came to transform him into selfless, and now he has came to take him to paradise. वो इसलिए अब हम लोगों को पता लग गया कि वो बच्चा जीसस क्राइस्ट था, और वो हाथों और पैरों पे जो निशान थे जब जीसस क्राइस्ट को सलीब पे चढ़ाया गया था, उस क्रॉस के ऊपर चढ़ाते वक्त जो निशान पड़े थे वो निशान थे ये. सो वी सी दैट लिटिल चाइल्ड इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ हु वाज अर्लियर, जो पहले इसलिए आया था कि वो सेल्फिश जायंट को सेल्फलेस जायंट में तब्दील कर सके. एंड अब वो किस लिए आया, नाउ ही हैज़ कम टू टेक हिम टू पैराडाइज, और अब वो इसलिए आया है ताकि वो उस बच्चे को स्वर्ग लेके जा सके. दैट इज़ वाई द चाइल्ड सेड टू हिम, इसीलिए बच्चा उसको जवाब देता है, या जीसस क्राइस्ट से जवाब देते हैं, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. तो वो उसे जवाब देते हैं कि तुमने मुझे एक दिन अपने बगीचे में खेलने के लिए जगह दी थी, अनुमति दी थी, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे में लेके जाने के लिए आया हूँ, यानी कि वो है स्वर्ग. यानी कि ये इस चीज़ का प्रतीक है कि गॉड उसे खुद लेने आए हैं, यानी कि ये इस चीज़ का प्रतीक है कि भगवान ने भी जो उसने पहले गलतियाँ की थी स्वार्थी होने का, उसको माफ़ कर दिया है, और ये उसका पुरस्कार है कि भगवान उसे खुद स्वर्ग लेके जाने के लिए आए हैं. When the children came down in the noon to play there, they saw the dead body of the giant covered with the blossoms all over him. जब बच्चे शाम को दोपहर को वहाँ पे खेलने आए तो उन्हें वहाँ पे उस जायंट की डेड बॉडी, मृतक शरीर दिखाई दिया, जो कि पूरा वाइट कलर के फूल कोपलियों से भर चुका था, जो कि इस बात का प्रतीक था कि वो भी कुदरत में समा चुका है और भगवान ने भी उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया. दिस शोज दैट गॉड हैज़ टेकन द जायंट विद हिम एंड फॉरगिव हिम फॉर हिज अर्लियर सेल्फिशनेस. ये इस बात का प्रतीक है भगवान उसे अपने साथ ले गए हैं और उसकी पुरानी गलतियों को भगवान ने माफ़ कर दिया है. कंक्लूजन. टू कंक्लूड,
We can say that through this story the writer has tried to present the lesson of selflessness to all of us. इस कहानी के ज़रिए राइटर ने हम सब लोगों को निस्वार्थता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ जो इस लेसन के ज़रिए उसने समझाने की कोशिश की है, moreover he has also tried to present the idea that God always cares the people who love him and always come to them at the time of need. भगवान हमेशा उन लोगों की केयर करता है, उन लोगों की मदद करता है जो भगवान को प्यार करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं और ज़रूरत के टाइम पे वो किसी ना किसी रूप में उन लोगों की मदद करने ज़रूर आता है। तो ये थी हमारी कहानी द सेल्फिश जायंट, और हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से जीसस क्राइस्ट एक बच्चे के रूप में आते हैं और उस सेल्फिश जायंट को सेल्फलेस जायंट के अंदर तब्दील कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest update.